जहाँ मेरी माँ वहीं मेरा मायका। सुमित्रा जी के दो बेटे हैं, रोहित और रोहन, और एक बेटी रचना। दोनों बेटों की शादी हो गई और बेटी भी अपने ससुराल में खुश थी। सुमित्रा जी के पति ने गुजरने से पहले अपनी संपत्ति सुमित्रा जी के नाम कर दी थी। सुमित्रा जी के पति जब तक जिंदा थे तब तक तो घर घर जैसा था, लेकिन उनके पति के गुजरते ही आए दिन दोनों बहुओं, बड़ी बहू और छोटी बहू में लड़ाई होती रहती। कभी घर के काम को लेकर, कभी बिना बात के ही। दोनों बहुओं के बीच सुमित्रा जी फंस जाती, क्योंकि दोनों में कोई भी झुकने को तैयार नहीं होती, ना सुमित्रा जी की बात मानती। आखिर कब तक सुमित्रा जी इन लड़ाई झगड़ों को सहती। उन्होंने सोचा क्यों ना बंटवारा कर दूं, जिससे दोनों बहुओं के बीच का झगड़ा खत्म हो जाए। यही सोचकर सुमित्रा जी ने अपने तीनों बच्चों के बीच बंटवारा करने की बात को रखा। बंटवारे में ऊपर वाला हिस्सा बड़े बेटे को और नीचे वाला छोटे को, पर सुमित्रा जी की बेटी रचना ने अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया। रचना नहीं चाहती थी कि भाई भाभी से रिश्ता खराब हो, और ऐसे भी रचना का ससुराल सुखी और समृद्ध था। अब बात आई सुमित्रा जी किस बेटे के पास रहेंगी। तब यह तय हुआ कि एक महीना बड़े बेटे के पास रहेंगी और एक महीना छोटे बेटे के पास। ऐसे हर महीने अदल बदल होती रहेगी। पति के गुजरने के बाद बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत कहाँ बची थी कि वो खुद अपना जीवन निर्वाह कर सके, और आज खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। कभी सोचा नहीं था उम्र के इस पड़ाव में ऐसी जिंदगी बितानी पड़ेगी। सबसे पहले महीने बड़ी बहू के पास रहने आई। शुरू शुरू में तो सब सही चल रहा था, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद बस महीना खत्म होने का इंतजार करती। बातों बातों में बड़ी बहू जली कटी भी सुना देती। अगले महीने छोटी बहू के घर रहने आई। घर में घुसते ही समझ आ गया कि सुमित्रा जी के आने से कोई खुश नहीं है। बस जैसे तैसे महीना खत्म होने की प्रार्थना करते हैं। सुमित्रा जी सोचती, मैंने इन दोनों बेटों को घर मकान दिए, गहने दिए, अपना जीवन दिया, लेकिन आज इनके पास मेरे लिए मेरे घर में जगह नहीं है। शायद संस्कार नहीं दे पाई। उधर रचना कई दिनों से परेशान थी। 15 दिन हो गया, माँ से बात नहीं हो पाई। भाभी को फोन करती तो बहाने बना देती है, लेकिन माँ से बात नहीं कराती। रचना ने मायके जाकर ही माँ से मिलने की सोची। रचना मायके गई, देखा माँ सो रही है। पास जाके माँ को छुआ तो पता चला कि माँ को तो बुखार है। क्या हुआ माँ, इतनी कमजोर लग रही हो, और कितनी तेज बुखार है तुम्हें? डॉक्टर को दिखाया है या नहीं? दवाई लेती हो? ओहो दीदी, हम क्यों दिखाएं डॉक्टर को? 3 दिन ही तो बचे हैं इस महीने को पूरे होने में। बड़े भैया के घर जाकर दिखा लेंगी। अब सब खर्चा हम ही करें क्या? कैसी बात कर रही हो भाभी? आपकी अपनी माँ होती तो मरने छोड़ देती क्या? आपसे क्या बात करनी? बड़ी भाभी को नीचे बुलाकर रचना ने पूछा, भाभी आपको तो पता है कितने दिनों से माँ बुखार में तप रही है, आपने भी उनका इलाज नहीं कराया? ऐसे भी क्या रिश्ते होते हैं? सुनो ननद रानी, अभी देवरानी के घर का महीना चल रहा है, तो इस महीने के खर्चे की जिम्मेदारी देवर जी पर है। जब तक माँ जी ठीक नहीं हो जाती, मैं अपने घर नहीं ले जाऊंगी। कैसे हो गए हो आप सब? भैया आप दोनों भी चुप हो। सुन रचना, अब तू भी सुन ले। या तो तू बड़े भैया के घर जाएगी या हमारे घर, दोनों के बीच तुझे भी चुनाव करना होगा। तो सुन लो भैया, ना मैं आपके घर आना चाहती हूँ ना बड़े भाई के। रिश्तों का बंटवारा करना मेरे संस्कार में नहीं है, और मैं माँ को भी आप दोनों के भरोसे नहीं छोड़ सकती। मैं माँ को अपने घर ले जाऊंगी। सोच ले रचना, अगर आज तू माँ को यहाँ से ले गए तो तेरे और माँ के लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सोच लेना, तेरा मायका नहीं रहा। अपने ससुराल में क्या कहेगी? जब कोई तीज त्योहार में तेरे भाई भाभी नहीं आएंगे, तेरा ही अपमान होगा। मेरा मायका मेरी माँ से है। जहाँ मेरी माँ के लिए जगह नहीं, उनका सम्मान नहीं, ऐसे भाइयों के घर तो मैं पैर भी ना रखूं। मेरे ससुराल वाले बहुत समझदार और भले लोग हैं, वो मुझे जरूर समझेंगे
और आप जैसे भाई भाभी का साया तीज त्योहार पर ना ही पड़े तो बेहतर है। वक्त बताएगा, सम्मान अपमान की बातें आपके बच्चे भी कभी बड़े होंगे। रचना अपनी माँ को अपने साथ लिए हमेशा के लिए मायके को अलविदा कह दिया। आज एक बेटी ने अपना कर्तव्य पूरा किया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।